स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस। वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर सीरीज बियॉन्ड हेडलाइंस। ठीक है, जहाँ पे मैं हर दिन आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूँ फ्रॉम द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए 5 टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, जो आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक के बाद आपको एक मैं क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक को मैंने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है और इसका पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो ओपन है, आप ज्वाइन करके ये पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो कमिंग टू द टॉपिक, उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। आज हमारा लास्ट डे है। ठीक है, ये ऑफर अवेल करने के लिए, दुर्गा पूजा ऑफर अवेल करने के लिए हमारा नया बैच 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप आज इस नंबर पे कॉल करते हैं, इस 2 नंबर पे कॉल करके या मैसेज करते हैं, तो आपको 20% डिस्काउंट हम दे रहे हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स में, जहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू सब कुछ कवर होता है, अलॉन्ग विथ लाइब्रेरी फैसिलिटी, अलॉन्ग विथ स्टडी मटेरियल, सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। तो जैसा मैंने आज टॉपिक कहा आपको, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं 3 न्यूज़पेपर से चूज करके आया हूँ। पहला देखिए, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, ट्रैकोमा, फ्लोरिकल्चर, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल ऑयल पाम कल्टीवेशन एंड PSLV C37। ठीक है, क्या है ब्रीफली डिस्कस करते हैं टॉपिक पे। पहला है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरॉन। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा था, नोबेल प्राइज का सिलसिला चल रहा है। आज नोबेल प्राइज ऑन फिजिक्स, ठीक है, इनको दिया गया है जॉन जे हॉफिड एंड जियोफ्री ई हिंटन फॉर डिस्कवरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल न्यूरॉन और मशीन लर्निंग। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत न्यूज़ में चले आ रहा है। मशीन लर्निंग क्या होता है ना बच्चों, कि जैसे हमारा जो ह्यूमन बींग है, हम कुछ सेंस करते हैं या फिर हमारे ऑब्जेक्ट कोई हमारे पास रख देता है, तो हम उसको स्कैन करते हैं या सेंस करते हैं, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन प्रोसेस कर लेता है। या कुछ भी खतरा आ रहा है हम पे, ठीक है, या कुछ भी, सपोज उधर से आप बाइक चला रहे हो, वो साइड से आप गाड़ी एक आ रहा है, तो आप सेंस कर पा रहे हो वो साइड से गाड़ी आ पा रहा है, तब आप जाके क्या करते हैं, आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, अपना वे आप टर्न कर सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में जा सकते हैं या ब्रेक लगा सकते हैं। तो ये मैसेज कौन प्रोवाइड करता है आपको? ब्रेन। जो ये मैसेज प्रोवाइड करता है थ्रू क्या जाता है? न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ह्यूमन में जो ये कंडीशन है, जो मैसेज पहुंचाता है थ्रू न्यूरॉन्स टू आवर ब्रेन, और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं बाय सेंसिंग ऑल द ऑब्जेक्ट एंड कंडीशन। ठीक ये लोग इसमें मशीन में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये लोग आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पे वर्क किए हैं। क्या कहने का मतलब है, अब ऐसा आने वाले टाइम जैसे चैट जीपीटी या कोई रोबोट, ठीक है, वो एज ए ह्यूमन बिहेव करेंगे, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा। वो लोग दूसरे को देख के उनका इमोशन परसीव करके आंसर दे पाएंगे, रिस्पॉन्स कर पाएंगे हमें पूरा ह्यूमन के लैंग्वेज में और ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, या फिर वो भी जैसे हम कुछ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, उसके बारे में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्या इन्फॉर्मेशन खराब है, कौन सा डिस इंफॉर्मेशन है, क्या मिस इंफॉर्मेशन है, सारा व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, वो सब अभी पॉसिबल हो सकता है इनके डिस्कवरी के वजह से। ठीक है, तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है, आपसे पूछ सकता है पहले कि जो नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला है या किस फील्ड में मिला है, वो आप बता पाएंगे फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, जहाँ पे कुछ सालों में ऐसा होगा कि ह्यूमन जो रोबोट से पूरा ह्यूमन लाइक बिहेव करेंगे, उनका इमोशन, उनका फीलिंग सेम ह्यूमन की तरह रहेगा। ठीक है, ये सब पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। जैसा हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होता है, उनके बॉडी में भी न्यूरॉन्स डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इस पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा, जैसा मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। इसमें जो ये एडेप्टिव रिस्पॉन्स है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑल ह्यूमंस क्या है, ऑल ह्यूमंस दे आर एडेप्टिव, हम सिचुएशन को देख के अडेप्ट कर सकते हैं, बट मशीनों में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, अगर गर्मी हुआ, कल को बारिश हुआ, कल को ठंडा हुआ, अभी हमारा बॉडी क्या अडेप्ट कर लेता है। मशीन में भी ये एडेप्टिव फीचर लाया गया है, और ये पॉसिबल कब होगा? ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो डेवलप कर रखे हैं वो लोग, इससे। ठीक है, तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पॉज करिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ट्रैकोमा। ये भी बहुत आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रैकोमा क्या होता है ना, एक आई डिजीज होता है जो कि बैक्टीरिया से होता है, और ट्रैकोमा वर्ल्ड का लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है, लोग जितना भी वर्ल्ड में जो ब्लाइंडनेस का केसेस होता है, अगर वो एक्सीडेंटली नहीं हुआ है तो ट्रैकोमा उसके बाद आता है कि ये सबसे ज़्यादा इस वजह से ट्रैकोमा डिजीज से लोग अंधे हो रहे हैं, ब्लाइंड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रैकोमा डिजीज है, इसमें क्या होता है, देखो, एक बैक्टीरिया है,
ठीक है। पहले तो आपसे पूछेगा ट्रैकोमा जो है वो डिजीज किससे कॉज होता है, बैक्टीरिया से कॉज होता है कि वायरस से कॉज होता है कि फंजी से कॉज होता है। तो ये जो है बैक्टीरिया से, ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पे इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम सैल्मीडिया ट्रैकोमेटिस, ये बैक्टीरिया का नाम आप याद रखोगे, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका जो स्ट्रैटेजी है क्या करता है, पर्सन को इनफैक्ट ये पर्सन को क्या करेगा, ये ब्लाइंड कर देता है, अंधा कर देता है। अगर लॉन्ग टर्म तक इसको अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो इसको ब्लाइंड कर, लोगों का क्या होता है, ब्लाइंडनेस की ओर पर जाते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए बच्चों क्योंकि WHO ने रिसेंटली आज ही के दिन डिक्लेयर किया कि इंडिया ट्रैकोमा फ्री कंट्री बन गया, ठीक है। बहुत गर्व की बात है, इंडिया में जो ये प्रॉब्लम था क्रॉनिक ट्रैकोमा वो एलिमिनेट हो गया, जड़ से खत्म हो गया इंडिया में, ठीक है। ऐसा WHO ने आज डिक्लेयर कर रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपका क्वेश्चन के लिए कि कौन सा ईयर में इंडिया ट्रैकोमा फ्री हुआ और ट्रैकोमा जो डिजीज है वो किससे होता है, ठीक है। WHO ने रेकमेंड किया ये जो डिजीज है ये सिंपल सेफ मेथड से या सेफ स्ट्रेटेजी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो या डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो। सेफ क्या है, जैसे नॉर्मल वॉशिंग योर हैंड, मेंटेनिंग हाइजीन, ठीक है, वॉशिंग योर क्लोथ्स विद डिसइंफेक्टेंट, ये सब सेफ स्ट्रेटेजी आता है। बहुत सिंपल तरीके से ये डिजीज को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। हालांकि इंडिया से पूरा इरेडिकेट हो गया है तो अब इसका कोई खतरा नहीं है एज पर WHO, ठीक है। इस पर मैंने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, ट्रैकोमा जो डिजीज है किससे कॉज होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी। आप जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर हालांकि आपको बहुत सिंपल टॉपिक लग रहा होगा बट इसलिए रेलिवेंट हो जा रहा है, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ओडिशा में संबलपुर के गांव, संबलपुर के डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है, एक गांव है जो कि फ्लोरिकल्चर या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक बना, वन ऑफ द फ्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक संबलपुर के डिस्ट्रिक्ट में हो रखा है, दैट इज जुजुमरा, ठीक है। तो जुजुमरा देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। Jujumara located in Odisha Sambalpur district forested region that has been relatively late entrant to the development process. However, it now hit the headlines for being home to the one of the first farmer producer organization. ये important है FPO, ठीक है, जहाँ पे सारे फार्मर्स लोग यूनियन होके, ठीक है, फेडरेशन बना के, जैसे अमूल है, अमूल फेडरेशन है, ठीक है, तो वैसा ही यूनियन बना के वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के फ्लोरिकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है, इट इज़ द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स ऑर्किड, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है जुजुमरा। तो फ्लोरिकल्चर जब प्रैक्टिस करेंगे वो लोग क्या होगा, इनको एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ठीक है, और ये क्या करेगा, रेवेन्यू जनरेशन भी करेगा। तो जुजुमरा गांव में जो है ये दो चीज़ अभी देखा जा रहा है और क्या है, वन ऑफ द फर्स्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसमें सेटअप हो रखा है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फ्लोरिकल्चर। सिंपल सा मैंने क्वेश्चन डाला, फ्लोरिकल्चर डील्स विथ व्हाट, इट इज कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फिर आते हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल ऑयल पाम कल्टीवेशन। ये मिशन बहुत मतलब रिसेंटली नहीं है बट पुराना 2019-20 में इसका स्टार्ट हुआ था। ये मिशन में क्या होता है, पाम, जो हम पाम ऑयल है ना, इंडिया में पाम ऑयल का प्रोडक्शन इतना नहीं है, ठीक है, स्कोप है बट इसका प्रोडक्शन नहीं है। हम पाम ऑयल क्या करते हैं, मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। हमारे जो मेजोरिटी जो पाम ऑयल है ना, मेजोरिटी जो पाम ऑयल है वो हम मलेशिया, ठीक है, मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं मेजोरिटी। तो बट अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में है ना, जो हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते थे मलेशिया में, इंडिया उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत लगा दिया। इंपोर्ट ड्यूटी लगा देने से क्या होता है, पाम ऑयल जो इंपोर्ट कर रहा है मलेशिया वो महंगा हो रहा है, और प्लस मलेशियन गवर्नमेंट भी कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट पे क्यों इतना इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जा रहा है, क्योंकि उनका मार्केट इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में पाम ऑयल पहुंच नहीं पा रहा है, तो इंडिया में इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी पाम ऑयल पे लगा दिया गया ताकि इंडिया खुद के ओन इंडिजिनियस प्रोडक्शन पे फोकस कर रहा है। हम दूसरे कंट्री पे क्यों रिलाई करें पाम ऑयल के जैसे, तो वो फोकस कर रहा है इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ये दो जो रीजन है इंडिया के अंदर वो बहुत ही पोटेंशियल है उसमें पाम ऑयल कल्टीवेशन करने का, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये मिशन के अंतर्गत दो रीजन को फोकस किया गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पाम, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो क्यों न्यूज़ में मैंने बताया मलेशिया के वजह से न्यूज़ में टॉपिक है, ये देखो यहाँ पे टारगेट क्या है, इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट इज़ प्रपोज टू हैव 6.5 लीटर ऑफ पाम ऑयल बाय 2025-26, ठीक है। कौन से कंट्री, कौन से रीजन पे फोकस किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये रीजन आपको याद रखना है कहाँ पे फोकस किया जा रहा है, इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ये दो रीजन है जो पोटेंशियल है फॉर पाम ऑयल कल्टीवेशन। अगर ये दोनों का अच्छे से हम हार्वेस्ट करते हैं, इसका बेनिफिट को अगर हम इसको जो एरिया का जो उसका कल्टीवेशन या लैंड पैटर्न है वहाँ पे, तो इंडिया पूरा ही आपका ये
इंपोर्ट फ्री हो जाएगा, मतलब डिपेंडेंट नहीं रहेंगे मलेशियन ऑयल्स के ऊपर, ठीक है, जिससे पाम ऑयल का रेट इंडिया में कम भी हो जाएगा आने वाले कुछ टाइम में। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन दिया, उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। सेकंड जो लास्ट टॉपिक है जो आपका PSLV C37, तो मैंने बहुत सारे PSLV GSLV पे वीडियो बना रखा है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये न्यूज़ में इसलिए है ना, PSLV पोलर सोलर लॉन्च व्हीकल C37 ये 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। अभी 8 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। क्यों इसको लॉन्च किया गया था? कार्टोसैट सीरीज सैटेलाइट इसमें लॉन्च किया था, ठीक है। कार्टोसैट क्या होता है? दिस आर कार्टोसैट, दिस आर द सीरीज ऑफ सैटेलाइट जो कि अर्थ का सरफेस को मॉनिटर करता है। और ये PSLV C37 इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसने एक ही सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है एक ही बार में 104 सैटेलाइट को लेके गया था लो अर्थ ऑर्बिट पे। मतलब कितना बड़ा बात है ना। PSLV जो C37 है एक ही लॉन्च व्हीकल 104 सैटेलाइट अपने ऊपर पेलोड लेके लो अर्थ ऑर्बिटर में पोजीशन किया था इन अ सिंगल फ्लाइट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में इसलिए है जो चीज़ जो अपर पार्ट जो रहता है, ठीक है, लॉन्च करने के बाद वो गिरता है ये पानी में या फिर जहाँ भी, तो 8 साल बाद जो इसका अपर पार्ट है वो अभी अर्थ को लौट रहा है, ठीक है, फिर से अर्थ में रीजन में गिर रहा है। तो लोग कंसर्न हो रहे हैं कोई लैंडमास में ना गिर जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बट इसरो बोल रहा है कि नहीं, हम प्रॉपर्ली ट्रैक कर रहे हैं, ये कोई ओशन में जाके ही गिरेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने मैप में बना रखा है प्रेडिक्टेड इंपैक्ट लोकेशन कहाँ पे, जो सैटेलाइट का जो ऊपर पोर्शन है वो वापस आ रहा है इस पोर्शन में, ठीक है। ये जो मैप आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के इधर है, यहाँ पे कोई ओशन में आपको गिरते हुए दिखेगा, ठीक है। तो जो अपर स्टेज ऑफ PSLV थी रिटर्न टू अर्थ सेज इसरो। तो यहाँ पे मैंने सेम लिखा है कि 104 सैटेलाइट 103+1 104 सैटेलाइट, ठीक है, एक ही लॉन्च व्हीकल में किया गया था इन द ईयर 2015 अराउंड में इसको किया गया था, ठीक है। इस पर एक मैंने क्वेश्चन बना रखा है, आपने इसको पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर करिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें ये मोटिवेट करता है और भी इस टाइप के वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।